सबसे पहले मैं सारे फैकल्टीज को और जितने भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम डॉक्टर आशा जैन मैम, थैंक यू सो मच। आपने सेकेंड टाइम ये अपॉर्चुनिटी दिया सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग को। मैं बताना चाहूँगी कि डॉक्टर आशा जैन मैम न केवल रायपुर में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अपनी उपलब्धियों और अपने कार्यों की वजह से जानी जाती हैं, और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि वो दूसरी बार हमारे बच्चों को और हमें वेबिनार के माध्यम से इतने अच्छे विषय पर जानकारी देंगी। थैंक यू सो मच मैम। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स आपके पेशेंट भी रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी एक्साइटेड है आपसे दोबारा जुड़ने के लिए, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि मैं दोबारा आपके साथ वेबिनार ज्वाइन कर रही हूँ। पहली बार जब मैं बच्चों से एक शेयर करना चाहूँगी मैम का कुछ एक जो टचिंग पार्ट है, वो जब पहली बार मैं मैम से मिली तब मैं काफ़ी थोड़ी सी हेजिटेट थी, क्योंकि शी वाज वेरी बहुत ही प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनसे मैं थोड़ी हेजिटेट हो रही थी क्योंकि बाकियों के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। पर जब मैं उनसे मिली तब वो गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में मुझसे नहीं मिली, वो जस्ट लाइक फ्रेंड, जस्ट लाइक एक स्टूडेंट, टीचर, सब कुछ था। मतलब इतनी फ्री हो गई मैं मैम से, तो वो जो हेजिटेशन वाला पार्ट था वो साइड में हो गया। और फिर बहुत अच्छे से मैम के साथ में फर्स्ट सेमिनार हुआ था देवेंद्र नगर स्कूल में, मैम को अगर याद होगा तो वो एक्सपीरियंस के बाद से हम काफ़ी समय से मैम को जानते हैं, और हमको अब इस तरीके से बच्चों के साथ मैम को लेके आने का मौका मिला। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कंटिन्यू बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ज्वाइन करें वेबिनार को, और जो भी मैम के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उसको जो चीज़ें लगे नोट डाउन भी करते चले, और मैम से जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो भी जरूर मैम को लास्ट में शेयर करें अपने क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैम। अब मैं चाहूँगी कि आप कंटिन्यू करें। थैंक यू डॉक्टर माधवी। और आप सबको ये मैं बताना चाहती हूँ, आपके स्क्रीन के साइड में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, और वो क्वेश्चन डायरेक्ट गूगल शीट से मैं पढ़ लूंगी और हम आंसर। आज हमारे लेक्चर के 3 पार्ट होंगे। एक, हम बात करेंगे पोस्ट अबॉर्शन कॉन्ट्रासेप्शन की, दूसरी बात करेंगे पोस्ट डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्शन की, और तीसरी चीज जो आजकल पोस्टमार्टम आईयूसीडी, यूट्रस के अंदर डिलीवरी के तुरंत बाद कॉपर टी डाला जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आप लोग जो भी सवाल फैमिली वेलफेयर और कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर पूछना चाहते हैं वो बिल्कुल वेलकम है। अपन एक एक लेक्चर का आंसर उसके बाद करते चलेंगे। मतलब जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसके क्वेश्चंस को हम उसके तुरंत बाद ले लेंगे, ठीक है? तो अब मैं जी मैम। स्टार्ट कर रही हूँ। जी बस अब प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। जी मैम। पूजा, आपके पास से कुछ साउंड आ रहा है क्या बेटा? आप उसको वहाँ पे अपना जो स्पीकर होगा उसको ऑफ करें। स्पीकर ऑफ कर दो अपने पास का। मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, तो 1 सेकंड आप लोग होल्ड करेंगे। जी मैम। जी, अभी मैं लॉगिन बाकी कर सब रही लोग हूँ। कंटिन्यू रहेंगे। हाँ जी, मैं बस अभी दोबारा लॉगिन कर रही हूँ। जी जी। एक साइकिल है जिसके तहत हम बिना चाहे प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये साइकिल क्या है? पहली चीज ये है कि या तो जो भी गर्भ निरोध के उपाय हैं वो अवेलेबल नहीं थे या यूज नहीं किए गए। जब ऐसा होगा तो द रिजल्ट इज बिना चाहे प्रेगनेंसी हो गई। अब बिना चाहे प्रेगनेंसी होने से भारत में आज गर्भपात वैध है। तो आपने गर्भपात करवाया,
आपने मीन्स आपके पेशेंट्स ने। उसके बाद आपका काम है कि आप उन्हें समझाएं कि आप अबॉर्शन करवा रहे हैं क्योंकि आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो अब आप कोशिश ये करिए कि आपको दोबारा प्रेगनेंसी ना हो। जब ये चौथा स्टेप मिस हो जाता है, जब हम पेशेंट को अबॉर्शन के बाद किसी भी तरह की काउंसलिंग नहीं करते हैं, तो वो दोबारा प्रेग्नेंट होता है और दोबारा हमारे पास आता है। हमारे पास का मतलब हो सकता है वो उसी डॉक्टर के पास ना आए, मगर वो किसी ना किसी डॉक्टर के पास जाता है। आजकल जो गर्भपात की गोलियां अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेशेंट एक बार, दो बार, 10 बार उनको खा लेते हैं, मगर वो ये नहीं सोचते कि उसके कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, उनकी लाइफ को आगे उससे कितना रिस्क है। टेक्निकल अपडेट, पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बुक है कि आपको फैमिली प्लानिंग जरूर करना चाहिए एक बार जब अबॉर्शन हो गया तो। पहले तो करना चाहिए, पर यदि पहले छूट गया है तो अबॉर्शन के बाद नहीं छूटना चाहिए। इसके अंदर अबॉर्शन के बाद हम क्या क्या दे सकते हैं उसके सारे डिटेल्स हैं। तो ये प्रेजेंटेशन इसमें से निकला है और आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से ये मिल भी जाएगा। पोस्ट अबॉर्शन केयर की जरूरत क्यों है? ये जो फर्स्ट फिगर है ये मैटरनल डेथ्स की है, मतलब प्रेगनेंसी और उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण डेथ होती है। उसमें से 8% डेथ अबॉर्शन की वजह से होती है। और यदि हम सही केयर दें, यदि हम फैमिली प्लानिंग दें, कॉन्ट्रासेप्शन दें, तो 8 में से 7 डेथ्स को हम बचा सकते हैं। तो यदि हम इतनी डेथ्स बचा सकते हैं तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैटरनल मोर्टेलिटी कम हो, महिलाओं की डिलीवरी में डेथ्स कम हो, इसका हम सबको प्रयास करना है। अबॉर्शन जब हम कहते हैं तो अबॉर्शन केयर के साथ ही कॉन्ट्रासेप्शन आता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई केवल अबॉर्शन कराएगा और निकल लेगा। उसकी केयर तभी कंप्लीट होगी जब हम उसे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताएंगे, ताकि आगे उसे दोबारा रिस्क ना हो। उससे फायदा क्या होता है कि जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा, बार बार अबॉर्शन नहीं होगा, और इससे महिला की ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं में खून की कमी ना हो, उनको ट्यूब में प्रेगनेंसी ना हो, उन्हें बार बार गर्भपात से बहुत ज्यादा रक्तस्राव से न गुजरना पड़े। उसके लिए यदि हम अबॉर्शन के साथ इसको ऐड करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को, तो हमें बहुत बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव कौन यूज कर सकता है, कौन यूज कर सकता है? तो इस ये जानना इसलिए जरूरी है जिससे हमें पता रहे कि हम ये किसको दे सकते हैं। 25 मेथड हैं कॉन्ट्रासेप्शन के और उसके 2000 से ज्यादा रिकमेंडेशन है। इसमें देखने की चीज क्या है कि मरीज को पहले से कोई बीमारी है क्या, उसका खुद का स्ट्रक्चर कैसा है, और उसको स्पेसिफिकली कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये 3 कंसल्टेशंस में WHO के द्वारा बनाया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस है और ये बताता है कि हम किस मरीज के लिए क्या क्या सेफ हो सकता है। अब ये जो MEC कैटेगरी है, मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब किस मरीज को क्या हम दे सकते हैं, उसके जो नियम है, इसकी 4 वैरायटी है। 1, जो हर कोई यूज कर सकता है। नंबर 2, जिसमें कुछ फायदे और कुछ नुकसान है मगर फायदे ज्यादा हैं। तीसरा वो जिसमें रिस्क ज्यादा है, और चौथा वो जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। तो डेफिनेटली जो तीसरा और चौथा है उसे हमें यूज नहीं करना है, हमें केवल पहली और दूसरी वैरायटी की चीजों को यूज करना है। अब ये व्हील है, सिलेक्टेड मेथड्स हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं और कैटेगरी है। इसके ऊपर हमें पेशेंट को समझाना है और यहाँ पर आप सबका रोल बहुत अहम है। आज की तारीख में डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाता है, एक 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का अपॉइंटमेंट लेके जाता है, तो उससे बात नर्सिंग स्टाफ की ज्यादा होती है, जो स्टाफ पेशेंट की केयर में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अबॉर्शन के बाद जो 2 घंटे 3 घंटे आप पेशेंट के साथ रहते हैं,
उस समय वो सुनने को भी तैयार होती है। तो काउंसलिंग क्या है? काउंसलिंग वो है जिसमें आप उसको इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं और गाइडेंस भी देते हैं, जिससे कि वो आगे के लिए बेहतर डिसीजन ले सके। अब जब आपको उसको कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए एडवाइस करना है तो उस पर जोर मत डालिए, उसके लिए जो बेहतर हो वो बताइए और बिल्कुल अप टू डेट इंफॉर्मेशन दीजिए। इसलिए अभी आपके सामने ये गाइडलाइंस लाई जा रही हैं जो WHO की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या हैं हम सब इनके बारे में जानते हैं, मगर हमारे सब के मन में इनके बारे में कुछ कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं और कुछ मेथड ऐसे हैं जो परमानेंट हैं। तो अब जो टेम्परेरी मेथड्स हैं वो क्या हैं? कॉन्डोम्स या निरोध, हार्मोनल मेथड्स जो हार्मोन्स की गोलियां दी जाती हैं, चाहे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो केवल प्रोजेस्ट्रॉन की गोली हो, सहेली या सेंटक्रोमान, और जो अंदर यूट्रस के अंदर हम डिवाइस लगाते हैं, चाहे उसमें कॉपर हो चाहे उसमें हार्मोन हो, ये सब टेम्परेरी मेथड्स हैं। किसी को रोज यूज करना है, किसी को हर बार यूज करना है, किसी को 2 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में ऐसे चेंज करना है। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, जैसे फीमेल स्टरलाइजेशन या मेल स्टरलाइजेशन, मतलब नसबंदी का ऑपरेशन। अब यदि हम इफेक्टिवनेस की बात करें कि कौन कितना ज्यादा असर करता है, तो अब असर करने की बात यहां तक है कि एक आइडियल होता है कि यदि इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और दूसरा वो कि एक्चुअली लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। इफेक्टिव हम किसे कहेंगे? जिसमें 100 औरतें यदि उसको 1 साल तक यूज करें तो केवल एक प्रेगनेंसी हो, उसको हम बहुत इफेक्टिव कहते हैं। और लेस इफेक्टिव वो है जब 20 प्रेगनेंसी हो जाए। तो अब हमें सब चीजों के बारे में देखना है कि इम्प्लांट्स, जो स्किन के नीचे हॉर्मोन्स के इम्प्लांट्स आते हैं, इंट्रायूट्राइन डिवाइस आता है, नसबंदी का ऑपरेशन है, ये परमानेंट मेथड्स हैं और लंबा असर करते हैं। वासेक्टमी यानी पुरुष की नसबंदी, इसमें 3 महीने तक कोई दूसरा उपाय आपको रखना होता है। फिर आते हैं इंजेक्टेबल्स, इंजेक्शंस। सही इंजेक्शन सही टाइम पर लगना चाहिए, यदि आगे पीछे होगा तो मासिक धर्म की गड़बड़ियां होंगी और फेलियर हो सकता है। फिर एक और मेथड है जो लोग सोचते हैं कि बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। विश्वास करिए ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं, उसके साथ कभी ऊपर का दूध दे देते हैं और तब ये मेथड फेल हो जाता है। इसलिए लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड कुछ हद तक इफेक्टिव है, मगर 70% तो ये इफेक्टिव नहीं है। पिल्स, टेक अ पिल ईच डे, हर दिन एक गोली खानी होगी। पैच या रिंग्स जो भी हैं उनको जगह पे रखना होगा और समय पर बदलना होगा। मेल कॉन्डम्स या डायफ्राम ये बैरियर मेथड्स हैं और इनको हर बार यूज करना होगा, हर बार जब भी आपका कांटेक्ट होता है तब यूज करना होगा। और फर्टिलिटी अवेयरनेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो बस डेट का ध्यान रख लेते हैं, मगर ध्यान रखिए ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये तभी असर करता है जब मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल फिक्स हो। 28 मतलब 28 दिन में ही हो रहा है, यदि उसमें 2 दिन भी आगे पीछे होगा तो ये मेथड फेल हो जाएगा। फीमेल कॉन्डम्स, विड्रॉल, स्पर्मिसाइड्स, इनको सही तरीके से यूज करना है और इसमें मेल पार्टनर का भी आपको सहयोग अपेक्षित होता है। तो ये सारी बातें आपको अपने पेशेंट को अच्छी तरह समझाना है। एक बात और है, अबॉर्शन के बाद लोग कोई भी लॉन्ग टर्म मेथड यूज नहीं करना चाहते हैं। अभी बच्चे नहीं हैं या हमको एक बच्चा और चाहिए, तो केवल 20% लोगों को नसबंदी पसंद होती है, 15% लोगों को कॉपर टीथ की तरह कुछ पसंद होता है, 24% कॉन्डोम यूज करते हैं और 41% कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रेफर करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि यदि हम मिरेना या
आप प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इम्प्लांट को अबॉर्शन के समय डाल दें तो उससे बहुत सारे फायदे हैं। महिला को मासिक धर्म में खून कम जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, और यदि उसे और कोई भी बीमारी है, जैसे उसको ब्लड प्रेशर है या उसको शुगर है, उस स्थिति में भी ये कारगर है। और यदि कोई बिना कॉम्प्लिकेशन के अबॉर्शन है तो उसमें यूज कर सकते हैं। इट इज बेटर यदि हम परमानेंट मेथड्स को उस समय अवॉइड करें। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर कॉन्डोम्स को फर्स्ट टाइम से यूज करना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी फर्स्ट टाइम से यूज करना है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें हेल्थ प्रोवाइडर की हेल्प नहीं चाहिए, इजीली अवेलेबल है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और एचआईवी से भी प्रोटेक्शन है, और इसमें मेल पार्टनर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर नंबर 2 पे आता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसके लिए 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, ये सारा अलग अलग प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इसके अलावा आपके पास एलएनजी, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव जिसके अंदर हार्मोन रिलीज होता है, ये अवेलेबल है और ये बेहद सेफ है। किसको लगाया जा सकता है? फर्स्ट अबॉर्शन के तुरंत बाद, सेकंड अबॉर्शन के तुरंत बाद इसे लगाया जा सकता है। तीसरी चीज आती है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। जिस भी मेथड से अबॉर्शन हुआ है, यदि सर्जिकल अबॉर्शन हुआ है तो 7 दिन के अंदर शुरू करना चाहिए। यदि मेडिकल अबॉर्शन हो रहा है तो तीसरे दिन से ही इसकी दवाई शुरू हो जानी चाहिए, नहीं तो यह असर नहीं करता है। इसका फायदा और क्या है? मेंस्ट्रुअस रेगुलर हो जाता है, हर हेल्थ वर्कर इसको प्रोवाइड कर सकता है, सेक्स से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं होती, एंडोमेट्रियल और ओवेरियन कैंसर से बचाव होता है, बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज से भी बचाव होता है। मगर जो महिलाएं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और जिनके बच्चे 6 महीने से कम हैं, उनमें हम कंबाइंड पिल्स नहीं दे सकते। अब ऐसी महिलाओं के लिए हमें प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल देनी होगी। ये प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल भी उसी तरह देनी है, मगर इसका फायदा ये है कि ये आप दूध पिलाने वाली माता को भी यूज के लिए समझा सकते हैं। यदि छोटा बच्चा है तो भी वो इसे यूज कर सकती है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इंजेक्टेबल्स। ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अंतरा अंतरा कार्यक्रम, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्यक्रम है। अबॉर्शन के बाद 7 दिन के अंदर इसे लगाना है। मगर इसमें खास बात क्या है कि ये बहुत इफेक्टिव है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। डॉक्टर्स, एएनएम्स, नर्सेस भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं जब एक बार डॉक्टर उसको एग्जामिन कर लेता है। सेक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, दूध में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मगर जब एक बार इंजेक्शन बंद करते हैं तो दोबारा ओव्यूलेशन होने में, प्रेगनेंसी होने में 7 से 10 महीने का अंतराल होता है। इसका एक और साइड इफेक्ट है कि महिला को बीच बीच में ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके बारे में उसे समझाना पड़ेगा। यदि उसे अच्छी तरह समझाया जाएगा तो इसके फायदे डेफिनेटली इसके नुकसानों से बहुत ज्यादा हैं। ये कई तरह का है। इसको इंट्रामस्कुलर या मसल में लगा सकते हैं, सबकुटेनियस जिसमें दर्द कम होता है, 3 महीने में एक बार लगाना है। यदि समय से इंजेक्शन लगाया जाता है तो 99.7% इफेक्टिव है, और जब आगे पीछे कर देते हैं तो 97% इफेक्टिव है। इससे ओवुलेशन नहीं होता, जो यूट्रस की इनर लेयर है वो पतली हो जाती है, और जो यूट्रस के माउथ से डिस्चार्ज होता है वो ऐसा हो जाता है कि वो प्रेगनेंसी को ब्लॉक करे। परफेक्ट यूज करने पर ये 99.7% इफेक्टिव है। मगर साइड इफेक्ट्स शुरू के 3 महीने में इरेग्युलर ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग, 1 साल में मासिक धर्म बंद हो जाता है, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन इफेक्ट के कारण है, मगर इससे कोई नुकसान नहीं है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, लास्ट इंजेक्शन के बाद 4 to 6 मंथ्स अप टू 10 मंथ्स प्रेगनेंसी होने में लगते हैं। अब आप पेशेंट को दोबारा कब बुलाना है,
लास्ट इंजेक्शन के 3 महीने बाद, या इंजेक्शन जब भी लगा है उसके 3 महीने बाद दूसरे इंजेक्शन के लिए 2 वीक्स अर्लियर। हम डिफॉल्टर किसे कहते हैं? डिफॉल्टर वो है जो 2 हफ्ते पहले आ गया या महीने भर के अंदर आ गया डेट के, उसमें बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। और जो 4 हफ्ते के बाद आता है उसमें ध्यान रखें प्रेगनेंसी है कि नहीं पहले चेक करें, उसके बाद उसको इंजेक्शन दें, और उससे बोलिए कि अगले 7 दिनों से दूसरा प्रोटेक्शन भी यूज करना होगा। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी काउंसलिंग ऐसी हो कि ड्रॉप आउट्स ना हो। सेंटक्रोमान ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रिपरेशन है, ये स्टेरॉइड नहीं है, ये हार्मोनल नहीं है। इसको शुरू के 3 महीने में हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना है। इसका एक ही साइड इफेक्ट है कि मासिक धर्म की ब्लीडिंग कम हो जाती है। देना कब है? जैसे जब कोई मेडिकल अबॉर्शन के लिए आती है तो तीसरे दिन से, और नहीं तो 7 दिन के अंदर इसे चालू कर देना होगा। ये ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए सेफ है, फर्टिलिटी तुरंत वापस आ जाती है। एमबीबीएस डॉक्टर से या आयुष प्रैक्टिशनर्स भी इसको लिख सकते हैं। मगर जिसको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जिसको सर्वाइकल हाइपरप्लेजिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, किडनी की डिजीज है, जॉन्डिस है, पीलिया है या एलर्जी है, उसे ये दवाई नहीं देनी चाहिए। तो आजकल पीसीओएस इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि हमें ध्यान रखना है कि पीसीओएस जिस पेशेंट को है उसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फॉलो अप कैसा होगा? फर्स्ट डे ऑफ पिल जो भी होगी तो आपको हफ्ते में 2 बार देना है, संडे वेंसडे या मंडे थर्सडे या ट्यूसडे फ्राइडे या वेंसडे सैटरडे, और 3 महीने बाद इसे हफ्ते में 1 बार कर देना है। यदि कभी हम एक गोली भूल गए तो जैसे याद आए वैसे खाएं। यदि 7 दिन भूल गए तो हमें 7 दिन तक दूसरा उपाय रखने के लिए समझाना होगा। यदि 7 दिन हो गए तो उसे ऐसे समझना होगा कि वो अब नए से शुरू करना है, मतलब 3 महीने तक फिर 2 गोलियां लेनी होंगी हर हफ्ते, तब वो सेफ रहेगी। स्टरलाइजेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में या वासेक्टमी में, ये हम जानते हैं कि ये बहुत परमानेंट मेथड है, असरदार है, तुरंत असर करता है जब महिला का किया जाता है। सेक्स से कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग पे इफेक्ट नहीं है, और ओवेरियन कैंसर से भी इसमें प्रोटेक्शन होता है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। पुरुष जो करवाना नहीं चाहते हैं वो शायद हमारी कमी है कि हम लोग उन्हें समझा नहीं पाते हैं, इसलिए उन्हें समझाना होगा कि ये बहुत असरकारक है, परमानेंट है, सेक्स में, हेल्थ में किसी भी तरह का इससे असर नहीं होता है। और बस सिर्फ ये बात है कि शुरू के 3 महीने में उन्हें कोई दूसरा उपाय भी अपनाना होगा, क्योंकि पुरुष की नस जहां बांधी जाती है उसके बियॉन्ड उसके स्पर्म का स्टोर होता है, जो लगभग 3 माह में खत्म होता है। उसके बाद ही उसकी नसबंदी असर करती है। अब ये कब हमें ये पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट करना है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सोच लीजिए 7 डेज के अंदर हमको कर लेना है, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी 7 डेज के अंदर कर लेना है। मगर मेरी आपको सलाह ये होगी कि जब पेशेंट आपके पास है, जब आपके आसपास है, जब वो सुनने की स्थिति में है, तब उसकी काउंसलिंग पूरी तरह करिए। इतनी सारी जानकारी से आप उसे समझा सकते हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल सेफ है। और जैसे गुलदस्ते में कई तरह के फूल होते हैं, तो मरीज जिस तरह का है उस तरह के फूल आपके पास हैं, और उसकी जरूरत के हिसाब से कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज का काउंसलिंग हमें करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के अबॉर्शंस की संख्या कम हो, जो महिलाओं की मृत्यु अबॉर्शंस के कारण हो रही है वो ना हो, और बेवजह जो अबॉर्शन हो रहा है जिसमें अनचाहे बच्चे को मारा जा रहा है वो भी कम हो। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि फर्टिलिटी अबॉर्शन के बाद तुरंत लौट आती है, इसलिए ये ना सोचे कि अबॉर्शन कराया तो अभी तो 3 महीने बच्चा नहीं रुकेगा, ऐसे ही चल जाएगा। 7 दिन के अंदर फर्टिलिटी आ जाती है।
इसलिए आपको फैमिली प्लानिंग का एडवाइस करना है। जो आईयूसीडी है उसको किसी हेल्थ लेवल फैसिलिटी टीएचसी में ही इंसर्ट करना होगा, सब सेंटर लेवल पे ये अलाउड नहीं है, और ट्रेन मेडिकल डॉक्टर्स को ही अलाउड है कि वो इस आईयूसीडी को सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद डालें, उसके अलावा नहीं डाल सकते। मगर काउंसलिंग तो सब कर सकते हैं, तो यदि पेशेंट तैयार होगा तो डालने वाला भी मिल ही जाएगा। ध्यान रखें, कॉन्ट्रासेप्शन और फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज आर लाइफ सेविंग एंड इंपॉर्टेंट एट ऑल टाइम्स। जान बचाने के लिए, हमारी महिलाओं की मृत्यु दर कम करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। Want to go back? तो डॉक्टर भारवी म्यूट हटाइए, अपना म्यूट हटाइए, आपने म्यूट कर रखा है। She is still mute. Ditu, can you unmute her, भारवी? अनम्यूट करिए खुद को, अनम्यूट करिए, नहीं हुआ है यहाँ पर। अभी हुआ मैम, अब हुआ सही। हाँ जी, बोलिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छा वेबिनार रहा। और आपके अभी रहा स्लाइड से नहीं, अभी फर्स्ट लेक्चर है ये, अभी 2 लेक्चर बाकी है। ओके, फर्स्ट लेक्चर में ही जो आपका स्लाइड था मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो शॉर्ट में मेन चीजों को रखा वो बहुत ही अच्छा लगा, और डेफिनेटली स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। क्या इस फर्स्ट क्लास के बाद कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं मैम? हाँ जी, हो सकते हैं? हाँ जी, हो सकते हैं। हाँ, तो मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस सेशन के बाद आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो प्लीज क्वेश्चन कीजिए, मैम आंसर करेंगे। और फैकल्टीज को भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग भी कर सकते हैं। निर्मला मैम, शोभना, लून मैडम, पूजा, जो भी आप लोग ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोग भी अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। यस पूजा, अपना म्यूट हटा लो। पूजा, आप पहले अपना म्यूट हटा लो। हाँ मैम, आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, मैं एक बार क्वेश्चंस देख रही हूँ। यस मैम, मैम बोथ ऑफ यू, मैम आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मैम एबॉर्शन के बाद कई फीमेल्स होती हैं ना जो मेंटली डिस्टर्ब होती हैं, हाँ जी, तो मैम उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? उनके मन में कई बार फियर्स आ जाते हैं या फिर वो कई बार नेगेटिविटी उनके अंदर आ जाती है। जीटू ये कहाँ चला गया मेरा? हमें ये सोचना है कि थोड़ा सा डर अच्छा होता है। जो आप कह रहे हैं ना कि उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनने 16 बार अबॉर्शन किया है ना? तो यस मैम। और अब चूंकि वो दवाई ने असर नहीं किया या कुछ और हो गया, जीटू देखान सी, तो तब वो मेरे पास आए हैं। इसलिए थोड़ा सा डर अच्छा है कि हम उन्हें बताएं कि ये चीज बार बार नहीं होनी चाहिए। मगर मेरा कहना यह है कि अबॉर्शन के पहले ही यदि हम बेहतर काउंसलिंग कर दें तो अबॉर्शन के बाद उनको ज्यादा समस्या नहीं होगी। प्रॉब्लम कब आती है कि उनने बोला हमें कराना है और हमने कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया, तो जो गिल्ट होता है ना कि हमने गलत किया, हमने ऐसा किया, अब आगे हमें प्रेगनेंसी होगी कि नहीं होगी, मतलब बहुत तरह के सवाल मन के अंदर होते हैं। तो ये सारे सवाल मेरे हिसाब से जब हम पेशेंट का वो करते रहते हैं ना, इनिशियली ही जब उसकी काउंसलिंग करते हैं, उस समय हमें देख लेना चाहिए। थैंक यू मैम। है ना? यस मैम। नेक्स्ट। तो
मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं, है ना? जी मैम। मदर और बेबी का रिलेशनशिप, somebody has asked, है ना? मदर एंड फैमिली का रिलेशनशिप, मदर एंड बेबी का रिलेशनशिप, इसका अभी जो अपन अबॉर्शन की बात कर रहे हैं उससे अभी मतलब नहीं है ना? वो जब अपन PPIUCD या पोस्ट डिलीवरी जो होता है उसके बारे में बात करेंगे तब अपन उस चीज को लेंगे कि मदर और चाइल्ड की रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो। क्योंकि एक माँ यदि अपने बच्चे को बहुत ज्यादा वक्त देना चाहती है तो उसको दोबारा प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होती है। तो यदि ये बात हम उसे समझा पाए तो बहुत बेहतर होगा। तो वो पोस्ट डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से मैं सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करूं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैम। सुन पा रहे हैं ना? हाँ मैम, आपकी वॉइस आ रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है कि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें? मेरे ख्याल से मैम अपन नेक्स्ट स्टार्ट सेशन करते हैं, करते हैं। हाँ है ना? हाँ जी तो जी अपन, बिल्कुल। आप लोग सब म्यूट कर लीजिएगा जिससे डिस्टरबेंस नहीं होगा। जी। देखो दूसरे पावर पॉइंट कहाँ चले गए? ये नहीं, एक और है, दिस वन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को याद करके हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। व्हाट इज पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग? हमने अभी बात की थी पोस्ट अबॉर्शन फैमिली प्लानिंग की। Screen is not visible yet. Can you reshare it? आप लोग को स्लाइड दिख रही है? आप लोग को यस स्लाइड्स मैम, दिख दिख रहा रही है थी? मैम। लोगों को दिख रहा था? यस मैम। स्लाइड्स दिख रही थी? यस मैम। मैम मुझे नहीं दिख रहा है स्लाइड। हाँ, मैं अभी चालू कर रही हूँ, अभी चालू नहीं हुआ है। एक जी सेकेंड। जी। अब दिख रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम अभी देख रहे हैं कि पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग क्या है। व्हाट इज पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग? पोस्टपार्टम मतलब डिलीवरी के बाद हम फैमिली प्लानिंग क्या एडवाइस करेंगे। दिस इज प्रिवेंशन ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। Postpartum family planning is defined as prevention of unintended pregnancy, मतलब अचानक प्रेगनेंसी ना हो, एंड क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसी मतलब जो दो प्रेगनेंसीज का अंतराल बहुत कम ना हो, शुरू के 12 महीने में कोई प्रेगनेंसी ना हो, उसे हम पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग से अचीव करना चाहते हैं। इंडिया में क्या होता है? 27% बर्थ्स जो हैं अकर इन 24 मंथ्स आफ्टर लास्ट चाइल्ड बर्थ, मतलब 2 साल के बाद के अंदर 27% बर्थ्स हो जाते हैं और 34% बर्थ्स जो हैं वो तीसरे साल के अंदर हो जाते हैं। यदि हम देखें
unmet need in first year is 65% for limiting and spacing method. मतलब ये अनमेट नीड है, ये लोगों ने हमसे पूछा नहीं, हमने उन्हें बताया नहीं, हमने कुछ ऑफर भी नहीं किया. सो दिस इज एन अनमेट नीड, बट इट इज अ नीड, क्योंकि इसकी वजह से ही इतनी प्रेगनेंसीज हो रही हैं. व्हाट इज द टाइमिंग? पोस्ट प्लेसेंटल, मतलब बच्चा डिलीवर हुआ, प्लेसेंटा बाहर आया और 10 मिनट के अंदर आपने डाल दिया, इसको हम पोस्ट प्लेसेंटल फैमिली प्लानिंग कहते हैं. इमीडिएट पोस्टपार्टम, मतलब डिलीवरी हो गई उसके 48 घंटे के अंदर. और पोस्टपार्टम इज 6 हफ्ते बाद. तो ये 3 वैरायटी हैं आपको फैमिली प्लानिंग ऑफर करने की. और एक्सटेंडेड पोस्टपार्टम 6 हफ्ते से लेके 1 साल तक. कब पेशेंट आया है उस हिसाब से आपको काउंसलिंग करनी होगी. ये कन्वेंशनल काउंसलिंग से थोड़ा डिफरेंट है. 4 to 6 वीक्स पोस्टपार्टम, इस पे हमें फोकस करना होगा. इसकी क्या जरूरत है? यदि पोस्टपार्टम हम फैमिली प्लानिंग एडवाइस करते हैं तो 30% मैटरनल डेथ्स प्रिवेंट होती हैं. पोस्ट अबॉर्शन से 8% डेथ्स प्रिवेंट होती हैं. और फैमिली प्लानिंग पोस्टपार्टम करने से 30% मैटरनल डेथ्स बच जाती हैं. 10% चाइल्ड मोर्टेलिटी बच जाती है. यदि बच्चे 2 साल से ज्यादा दूर हों, 2 बच्चों के बीच में यदि कम से कम 2 साल का अंतराल होगा, तो हम 30% महिलाएं और 10% बच्चों को बचा पाएंगे. आप सोचिए ये कितना बड़ा बेनिफिट है. यदि बच्चे जल्दी जल्दी होते हैं तो लो बर्थ वेट, स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, प्री टर्म प्रेगनेंसी, ये सब बढ़ जाता है. पोस्टपार्टम में क्या होता है? लॉन्ग टाइम होराइजन, फ्रॉम एंटीनेटल टू 1 ईयर पोस्टपार्टम. आपके पास पेशेंट प्रेगनेंसी के 9 महीने और फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में टीकाकरण उस नाम से आता रहता है. इस बीच में मासिक धर्म नियमित नहीं होता, कभी महीने के महीने आ रहा है, कभी 2-3 महीने का गैप हो जा रहा है. और जो समाज है उस हिसाब से सेक्सुअल एक्टिविटी कब शुरू होगी वो अलग अलग जगह अलग अलग तय है. तो किसी में तो केवल 10 दिन बाद शुरू हो जाता है, किसी में 21 दिन बाद शुरू होता है, किसी में 6 हफ्ते बाद शुरू होता है. मगर जब से सेक्सुअल एक्टिविटी शुरू होती है तब से हमारे पास ये एक अनमेट नीड है. और हम उस समय महिला को समझा सकते हैं कि वो क्या करे जिससे यदि उसे तुरंत बच्चा नहीं चाहिए तो वो बच्चा न हो. ब्रेस्ट फीडिंग भी चल रही है, सेफ्टी की भी बात है कि क्या सेफ है क्या नहीं. अब फिर हम आते हैं कि ये कॉन्ट्रासेप्शन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है. तो ये सारे जो हम पहले अबॉर्शन में डिस्कस कर चुके हैं, सब कुछ हमारे पास डिलीवरी के बाद भी अवेलेबल है. नसबंदी एक सच्चा ऑप्शन है. फीमेल स्टरलाइजेशन, मेल स्टरलाइजेशन, कॉन्डम्स, स्पर्मिसाइड, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड, प्रोजेस्ट्रॉन मेथड, हार्मोनल मेथड, प्रोजेस्टिन मेथड और कंबाइंड पिल मेथड. इसके साथ एक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जो 4 हफ्ते का बच्चा होने के बाद से जरूरत होती है. मगर इसका कम से कम उपयोग होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यदि नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज किया जाता है तो उससे प्रेगनेंसी होती है और ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है. ये ध्यान रखने की बात है. अब ये देखिए, जो ऑल वुमेन के लिए मेथड्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग में आपके पास लैक्टेशनल अमेनोरिया है, प्रोजेस्ट्रॉन है और कंबाइंड पिल्स हैं. जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी प्रोजेस्टिन और कंबाइंड ओसी, ये मेथड हमारे पास है. ये देखिए, ये चार्ट आप लोग फोटो खींच के रख सकते हैं. ये सारे मेथड्स आज आपके पास अवेलेबल हैं जो आप पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इससे आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं. आप इस्तेमाल करिए और प्रेगनेंसी से बचिए. किस मेथड से और कब यूज करना है? लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड, ये तो डिलीवरी के बाद से ही यूज हो जाएगा. कॉपर बेरिंग आईयूडी,
इसको डिलीवरी के 10 मिनट के अंदर लगाया जा सकता है, मगर इसके लिए विशेष ट्रेनिंग होती है। डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर इसकी भी ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद पोस्टमार्टम यानी 6 हफ्ते बाद ये तो नॉर्मल नर्सेस को, एएनएम्स को सिखाया जाता है। फीमेल स्टरलाइजेशन 7 दिन के अंदर या तो हो जाए या 6 हफ्ते इंतजार किया जाए। कॉन्डम हर बार यूज करना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी 1.5 महीने बाद शुरू किया जा सकता है। यदि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही है तो कंबाइंड पिल 3 हफ्ते बाद शुरू कर सकते हैं, मगर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल कैन बी यूज 6 वीक्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ से लेके हमेशा। नसबंदी पुरुष की यदि करनी है तो वो महिला की डिलीवरी के समय ही की जा सकती है, ताकि 3 महीने में उसका असर आ जाए। इसे हमें ये समझना होगा कि ये कोई वर्टिकल प्रोग्राम नहीं है कि ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, नहीं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो अभी हमारे पास मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हैं, उसमें जो फैमिली प्लानिंग एफर्ट होता है उसके अंदर ये चला जाए। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर कि पेशेंट को बच्चा तब तक ना हो जब तक उसे नहीं चाहिए। हर बच्चा, एवरी चाइल्ड शुड बी वांटेड। अब ये हम कहां कहां पेशेंट से बात कर सकते हैं? जब वो एंटीनेटल में आती है, डिलीवरी के टाइम, डिस्चार्ज के टाइम, जब वो 1.5 महीने के चेकअप पे आती है, जब वो बच्चे के टीकाकरण के लिए आती है, हर मौके पर। जब एंटीनेटल में आती है तब हमें उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए समझाना है, और उससे ये भी डिस्कस कर लेना है कि क्या उसको और बच्चा चाहिए। जिनको और बच्चे चाहिए उनको हम स्पेसिंग के बारे में समझा सकते हैं, और डिफरेंट मेथड्स भी प्रेगनेंसी में बता सकते हैं। रिवर्सिबल मेथड एंड लॉन्ग एक्टिंग मेथड्स, ये हम परमानेंट करना है कि लॉन्ग एक्टिंग करना है, ये उनके लिए है जिनको और बच्चे नहीं चाहिए। तो पेशेंट जो इंफॉर्मेशन चाहता है वो इंफॉर्मेशन उसे मिलनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिसीजन केवल महिला अकेले नहीं लेती है, तो उनके फैमिली में कम से कम उसका हस्बैंड और जो इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर्स उनकी फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्टमार्टम विद इन 48 आवर्स केवल ब्रेस्ट फीड करना है और महिला से आगे बात करनी है। स्पेसिंग के बारे में, टाइमिंग के बारे में बात करनी है, और उससे यदि वो पोस्टमार्टम आईयूसीडी लगवाना चाहती है तो हमें उसकी काउंसलिंग करके, कंसेंट लेके लगवा लेना चाहिए, क्योंकि उस समय यदि वो लग गया तो लग गया। एक और बात है कि यदि बिना बताए लगाया जाता है तो महिलाएं शक करती हैं और कई बार निकलवा देती हैं। तो कुछ आफ्टर डिलीवरी लगाने पर कुछ % अपने आप निकल जाते हैं, कुछ महिलाएं निकलवा देती हैं, मगर फिर भी जो अनमेट 65% नीड है उसका 50% से ज्यादा तो मीट हो ही जाता है। लॉन्ग एक्टिंग मेथड जिनके परिवार पूरे हो चुके हैं उनके लिए हैं, और उनको हम रिवर्सिबल मेथड भी ऑफर कर सकते हैं, मगर परमानेंट मेथड भी ऑफर कर सकते हैं। और इसके साथ ही पोस्टनेटली, डिलीवरी के बाद मदर और बच्चे की केयर के ऊपर भी हमें काउंसलिंग साथ के साथ करनी चाहिए। जब हम ये करते हैं, पोस्टनेटल केयर 1.5 महीने में जब मदर आती है चेकअप के लिए, तो माँ बच्चे के बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। टीकाकरण कब कब होना है, माँ का कोई टीकाकरण करना है, जैसे एचपीवी वैक्सीन मदर को लग सकती है, उसके बारे में बात करें। केवल ब्रेस्ट फीडिंग करें उसके बारे में बात करें, लैक्टेशनल अमेनोरिया के बारे में बात करें, और सेक्सुअल एक्टिविटी से रिटर्न के बारे में भी बात करें कि वो सेक्सुअली एक्टिव कब होगी, उस हिसाब से उसकी नीड्स क्या हैं, और उसको समझकर उसके हिसाब से उसको हम एडवाइस दें। इसके अलावा एक्सरसाइज, फिटनेस, डाइट और नेक्स्ट टाइम कब आना है, इसकी जानकारी भी हमको उसी विजिट में पेशेंट को देना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो हैं फर्स्ट ईयर में, लगभग यही पॉइंट्स जब जब भी मदर से कांटेक्ट होता है तब हमें करना होगा। अब प्रेगनेंसी में फैसिलिटी बेस्ड केयर है कि कम्युनिटी बेस्ड प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग है, डिलीवरी कहाँ हुई,
घर में हुई कि हॉस्पिटल में हुई, पोस्टनेटल 48 घंटे से 6 हफ्ते के बीच में वो घर में थी या किसी फैसिलिटी में थी या ऐसे सेंटर में थी जहां फैसिलिटी नहीं है, बच्चे की क्या स्थिति है, उसके टीकाकरण का, वेल चाइल्ड विजिट, उसका ग्रोथ मॉनिटरिंग, विटामिन ए, बाकी जो भी रिट्रोवायरल केयर वगैरह की यदि जरूरत है, तो ये सारी चीजें हमें पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करनी है। पेशेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें केवल उसके कॉन्ट्रासेप्शन से मतलब है और उसके जनरल वेलबींग से हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बच्चे की वेलबींग, उनकी हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी काउंसलिंग होनी चाहिए। अब काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होगी? ये जो डिलीवरी के बाद का समय है, ये बहुत अच्छा समय है जब हम उसको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में समझाएं, मगर ये तभी होगा जब प्रेगनेंसी में हमने इसके लिए तैयारी की है। यदि एंटीनेटल पीरियड में ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है तो उसे तुरंत अचानक कुछ समझाना मुश्किल होगा। Support need to be continued through her reproductive life to maintain healthy reproductive health. कॉन्डम्स जो यूज करने की बात आती है, उससे बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्शन भी होता है, तो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे बेटर मेंटेन हो, ये भी हमें उसको समझाना होगा। फर्स्ट ईयर आफ्टर डिलीवरी 65% अनमेट नीड है, जबकि 95% महिलाएं उस एक साल में बच्चा नहीं चाहती। इसलिए हमें इस समय उन्हें बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी होगी, क्योंकि क्या होता है, इस पीरियड में माँ का ध्यान खुद पर कम होता है और बच्चे पर ज्यादा होता है। उसका मासिक धर्म भी अनियमित है, एक नए जीवन के साथ अपने घर की जिम्मेदारियों में, अपने काम की जिम्मेदारियों में उसका दिमाग इतना व्यस्त होता है कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के बारे में सोचती ही नहीं है और अनचाहे गर्भवती हो जाती है। तो ये समय है जब आपको उसे पकड़ के समझाना होगा कि इस तरह से आपकी लाइफ को बेहतर करने में कॉन्ट्रासेप्शन आपकी मदद करेगा। कम से कम 2 साल की यदि स्पेसिंग होगी तो माँ और बच्चे दोनों का जीवन बेहतर होगा। माँ बाप, 2 बच्चे, ये हमारे हाथों में है। इसलिए ये सोचना कि फैमिली प्लानिंग एडवाइस केवल 1.5 महीने पे या 4 हफ्ते पे हम करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी से लेके जब तक 1 साल का बच्चा नहीं हो जाता, तब तक इस परिवार की स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके हाथ में है। और यदि आप इस पर थोड़ा वक्त देंगे, थोड़ा काउंसलिंग करेंगे, थोड़ा मरीज को ऐसा लगेगा कि आप सचमुच उसका भला चाहते हैं, तो हम महिलाओं के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सचमुच बेहतर काम कर पाएंगे और पोस्ट डिलीवरी अनचाही प्रेगनेंसी से जो 30% मैटरनल डेथ्स होती हैं, उनको अवॉइड कर पाएंगे। 10% चाइल्ड डेथ्स, 30% मैटरनल डेथ्स, बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा, और हम मिलकर इसे अचीव कर सकते हैं। एक सवाल है, इम्प्लांट्स क्या हर हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं? तो इम्प्लांट्स हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, मगर मिल जाते हैं। नॉरप्लांट जो अभी है वो इंडिया में आ गया है और स्पेशल ट्रेनिंग है, मगर उसका जो सब्स्टिट्यूट है, लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शंस, वो हर कहीं अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, पीपीआईयूसीडी, चाहे वो हार्मोनल हो चाहे वो कॉपर का हो, वो भी इंडिया में अवेलेबल है और हर जगह अवेलेबल है, वो लग सकता है। बस आपको पीएचसी लेवल तक जाना होगा, सब सेंटर में ये काम नहीं हो पाएगा। तो प्रश्न इतना ही था। भारवी, कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं बस ये स्टूडेंट से ही कहना चाह रही थी मैम कि आपके क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज करिए। बहुत अच्छा मैडम के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया। इसमें से कोई भी कुछ भी डाउट होगा आप लोगों को, प्लीज क्वेश्चन कीजिए। डिम्पल लून मैडम, आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा, आप लोग भी कर सकते हैं।
नहीं है तो मैं तीसरा भी ले लेती हूँ और एंड में फिर क्वेश्चंस ले लेंगे। या श्योर मैम। ठीक है, आपको कुछ जी। पूछना है भारवी? मैम मेरे Somehow she logged out. हेलो, इसके बाद अपन तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्वेश्चन सोच लीजिए और चैट में लिख सकते हैं। मैं थर्ड सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। I can't see it. I can't see it. तीसरा वाला नहीं दिख रहा है। यस भारवी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी मैम, बाय मिस्टेक लेफ्ट हो गई थी। हाँ। मैम मेरा क्वेश्चन था कि एक्चुअली जो सबको पता है कि उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, वो लेकिन हर एक जगह पे वेरी करता है। पर समटाइम ये देखने में मिल रहा है मैम कि बहुत ज्यादा मिसयूज ज्यादा हो रहा है कुछ इन चीजों का। तो उसके लिए बिंग अ नर्स, बिंग अ डॉक्टर, हम किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं कि लोग उस चीज को समझें? देखिए, मेरे आप लोगों को बताने का उद्देश्य ही वो है। ये जो पोस्टमार्टम आईयूसीडी अपन डील कर लेते हैं, उसके बाद जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन और मेडिकल अबॉर्शन पिल्स का मिसयूज हो रहा है, उसके बारे में और उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में अपन बात करेंगे। जी। ठीक है, तो ये अभी पोस्टमार्टम आईयूसीडी इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। इसको अपन स्टार्ट करते हैं। राइट मैम, ओके मैम। अभी जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया कि 30% maternal deaths, 20% of child deaths are because हम ये जो 65% unmet need है, जो 95% women don't want a pregnancy in the first year after childbirth, उसको हम मीट नहीं कर रहे हैं। तो अब हमने बहुत सारे मेथड जान लिए, बहुत सारे मेथड्स हैं। ज्यादा चॉइसेस होने से सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है, मगर डिससेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल मेथड। तो हम नसबंदी करने, बहुत सारे लोगों को लगता है हम कभी मां नहीं बन पाएंगे, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती है, उनके मन को इससे असंतोष नहीं होता है। तो वो क्या चाहते हैं कि नहीं, हम जब चाहें हमको दोबारा पेरेंटहुड होनी चाहिए। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस आर अ गुड आंसर। और इमीडिएट पोस्टपार्टम जो है, मतलब डिलीवरी के तुरंत बाद यदि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो महिलाओं के लिए कन्वीनियंट होता है, क्योंकि उस समय बात उनके हस्बैंड और केयर गिवर के बीच में रहती है। बाद में तो फिर से किसी चीज के लिए हॉस्पिटल आना, ये वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मेथड्स क्या क्या यूज हो रहे हैं आपको देखना है इस चार्ट को। तो आप ये सोचिए कि ये केवल मैरिड विमेन का डाटा है, मगर हमारी बहुत सारी सेक्सुअली एक्टिव लेडीज ऐसी हैं जो मैरिड नहीं है, तो वो डेटा इसमें कवर्ड नहीं है। जो भारवी जी आपके सवाल का जवाब मैं इसके बाद दूंगी। एनी मेथड जो कोई ना कोई उपाय ले रही हैं, वो 56% महिलाएं हैं। मॉडर्न मेथड इज 49% मैक्स। और female sterilization up to 37%. Male sterilization is only 1%. Only 1%. Intrauterine device is about 2%. Pills are 3%. Condom is 5%. तो आप देख रहे हैं कि ये जो मॉडर्न मेथड्स हैं, स्टरलाइजेशन के अलावा बाकी सारे मेथड्स कितने कम इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने कम। तो हमें इन मेथड्स को इंक्रीज करना है, क्योंकि ये सेफ मेथड्स हैं, बहुत ज्यादा सेफ हैं। और यदि इनको यूज किया जाएगा तो मैटरनल मोर्टेलिटी कम होगी। अभी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में इंटरेस्ट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? गवर्नमेंट चाहती है कि एक नेशनल स्ट्रैटेजी बने जिससे इंट्रायूट्राइन डिवाइस ज्यादा यूज हो। पूरा वर्ल्ड इसके बारे में सोच रहा है। और क्यों सोच रहा है? क्योंकि WHO ने
जो मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किस किस को लगा सकते हैं हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस, वो क्राइटेरिया चेंज कर दिया है। कब से आईयूसीडी कब से चल रहा है? यदि 100 भी उसका मैक्सिमम है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि यूज ही 2% लोग कर रहे हैं। जो लोग यूज कर रहे हैं उनमें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के चांसेस नहीं के बराबर हैं, और हमारे पास इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत स्कोप है। आईयूसीडी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कितने दिन तक वो इफेक्टिव है, क्या एडवांटेज है, क्या लिमिटेशन है, किसको लगा सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्या प्रिकॉशन लेना है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। ये है कॉपर टी 380A। ये 10 साल काम करता है। ये रेगुलर वेराइटी और सेफ लोड वेराइटी में आता है और 12 साल तक इफेक्टिव है, मगर गवर्नमेंट ने इसको केवल 10 साल की परमिशन दी है कि 10 साल बाद आपको इसको चेंज करना होगा। कैसे एक्ट करता है? ये स्पर्म को ट्यूब्स तक जाने नहीं देता है, स्पर्म की मोटिलिटी कॉपर के कारण कम हो जाती है और यूट्रस के अंदर और ट्यूब्स में केमिकल चेंजेस क्रिएट करता है जिससे वो प्रेगनेंसी को अलाउ न करें। 99% इफेक्टिव है। फर्स्ट ईयर ऑफ यूज में 1000 महिलाओं में 6 से 8 प्रेगनेंसी पाई गई है। जैसे ही उसको डाला जाता है वैसे ही इफेक्टिव हो जाता है, जैसे ही निकालो फर्टिलिटी तुरंत आ जाती है, 10 से ज्यादा साल के लिए इफेक्टिव है। और ऐसा नहीं है कि एक बार डाल दिया तो आपको 10 साल तक रखना ही है, आप उसको जल्दी भी निकाल सकते हैं। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यदि हम कंपेयर करें तो आप देखिए, जो आईयूडी है ये एक बार डाल दिया, रोज याद करने की जरूरत नहीं है। इम्प्लांट्स, फर्टिलाइजेशन, जो नसबंदी का ऑपरेशन है या टीटी है या आईयूडी है, आपने डाल दिया, आपको रोज याद नहीं करना है। इम्प्लांट 1 साल 2 साल 3 साल के अवेलेबल हैं, मगर अभी इंडिया में केवल नॉरप्लांट अवेलेबल है और वो भी अभी रायपुर तक तो नहीं पहुंचा है। नीड रिपीट इंजेक्शंस, जो इंजेक्शंस हैं वो 1 महीने 2 महीने या 3 महीने में एक बार लगाने होते हैं। जो पिल्स है उसको रोज लेना होता है, पैच को भी हफ्ते हफ्ते चेंज करना होता है, रिंग को महीने में चेंज करना होता है। जो लैक्टेशनल अमेनोरिया मेथड है वो तो रिस्क ही रिस्क है। कॉन्डोम्स हर बार यूज करना है, डायफ्राम हर बार यूज करना है, कैप, स्पंज, फीमेल कॉन्डम हर बार यूज करना है। यदि फर्टिलिटी बेस्ड मेथड्स हैं कि भाई सेफ डेज कौन से हैं, अनसेफ डेज कौन से हैं, और विड्रॉल मेथड जो है इसमें पार्टनर का आपको कंसेंट लगता है या आपको कांटेक्ट नहीं करना होता है, और उसके अलावा आपकी साइकिल एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। अगेन स्पर्मिसाइड्स को यदि आपको देखना है तो हर बार यूज करना है, मगर स्पर्मिसाइड या जो टोडे की टैबलेट आती है आप देखेंगे चार्ट में वो सबसे कम इफेक्टिव है, और जो लॉन्ग एक्टिंग है वो मैक्सिमली इफेक्टिव है। इसलिए हमें धीरे धीरे कम इफेक्टिव से मैक्सिमली इफेक्टिव की ओर बढ़ना है। कैटेगरी 1 जो हर कोई यूज कर सकता है, कैटेगरी 2 जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था जिसके फायदे ज्यादा हैं, तीसरे में नुकसान ज्यादा हैं, और चौथा बहुत रिस्की है। तो तीसरे और चौथे की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात केवल पहले और दूसरे की कर रहे हैं। आईयूसीडी किसे नहीं यूज करना है आप इसे याद कर लीजिए, इसके अलावा हर कोई इसे यूज कर सकता है। यदि कोई प्रेग्नेंट है तो वो कॉपर टी न लगवाए, यदि उसको ब्लीडिंग हो रही है और उस ब्लीडिंग का कारण पता नहीं है तो जब तक कारण पता न चले तब तक उसे कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। यदि उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, गोनोरिया है, क्लेमाइडिया है, यदि उसके वजाइना से पस जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, यदि उसकी यूट्राइन कैविटी नॉर्मल नहीं है, अंदर बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं या पॉलिप्स हैं, तो उस स्थिति में कॉपर टी वहां टिकेगा नहीं। यदि उसको मैलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, प्रेगनेंसी से जो कैंसर होता है वो कैंसर हो गया है, यदि उसके पेल्विस में टीबी है,
और या उसे जेनाइटल ट्रैक्ट का कोई भी कैंसर है। इसके अलावा हर महिला कॉपर टी लगवा सकती है। कुछ महिलाएं हैं जिनको हम कहेंगे कि आप न लगवाएं, वो ऐसी हैं जैसे जिनको HIV पॉजिटिव है मगर वो दवाई नहीं खा रही हैं और किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रही हैं। कोई सेक्सुअल वर्कर है जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है तो ट्रीटमेंट कर लिया मगर उसको बार बार रिस्क रहेगा। जिसको ओवेरियन कैंसर ऑलरेडी है या जिसको बिनाइन ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज जो प्रेगनेंसी का कैंसर होता है उसी तरह वेसिकुलर मोल है, तो वेसिकुलर मोल भी जिसको हुआ है उसे कॉपर टी नहीं लगवाना चाहिए। अब पोस्टपार्टम आईयूसीडी, ये किसे नहीं लगना है? कैटेगरी 4 या जिसको नहीं लगाना है वो है जिसने सेप्टिक अबॉर्शन कराया है, जिसको प्रेगनेंसी के बाद सेप्सिस हो गया है और या जिसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है डिलीवरी में, उसको नहीं लगाना चाहिए। कैटेगरी 3, 48 घंटे हो चुके हैं डिलीवरी को और 4 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे को नहीं लगाना है। जिसको काफी ज्यादा समय तक ब्लीडिंग हुई है 18 घंटे से ज्यादा तक, उसे भी नहीं लगाना है। इसके अलावा हर कोई लगा सकता है। बेस्ट टाइम डिलीवरी के तुरंत बाद से लेकर 48 घंटे के अंदर या 4 हफ्ते के बाद। यदि किसी महिला की एक नॉर्मल फुल टर्म डिलीवरी हुई है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन भी हुआ है पर नॉर्मल फुल टर्म डिलीवरी हुई है, तो हम मान सकते हैं कि उसका यूट्रस का शेप नॉर्मल है, उसको कैंसर नहीं है, टीबी नहीं है और कैंसर भी सर्वाइकल या एंडोमेट्रियल कैंसर नहीं है, HIV नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग भी नहीं है और करेंटली कोई इन्फेक्शन भी नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना है, यदि किसी को बहुत ब्लीडिंग हो रही है तो आपको नहीं डालना है, यदि फीवर है उसको प्रेग्नेंट डिलीवरी में तो नहीं डालना है, यदि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स को 18 घंटे से ज्यादा हो गए हैं तो भी नहीं डालना है, और यदि सर्विसाइटिस हुआ है तो भी नहीं डालना है। मगर ये सर्विसाइटिस सिर्फ वाइट डिस्चार्ज नहीं, जिसमें पस निकलता है, वैसा सर्विसाइटिस होने पर ही हम कॉपर टी नहीं डालेंगे। इसके फायदे क्या हैं? इफेक्टिव है, रिवर्सिबल है, लॉन्ग टर्म है, सेफ है, यूट्रस के फटने का कोई खतरा नहीं है, ब्रेस्ट मिल्क पे कोई असर नहीं करता है और पॉपुलेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। मगर उससे जो साइड इफेक्ट्स या लिमिटेशंस हैं कि जो मंथली ब्लीडिंग का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर में 8 से 14% लोगों का अपने आप गिर जाता है, मगर यदि उसे तरीके से डाला जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद डाला जाए, तो केवल 4 से 5% लोगों का कॉपर टी बाहर आता है। मतलब 86 to 92% तो उसको रिटेन करते हैं ना, तो उनके ऊपर तो वो इफेक्ट करता ही है और स्पेशल ट्रेनिंग लगाने वालों को जरूरत होती है। इससे अनीमिया होता है क्या? मेंसेस में ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा होती है, खास तौर से फर्स्ट 3 मंथ्स में, मगर उससे अनीमिया हो जाए इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है। इसलिए जो अनीमिक है उनको भी आप ये आईयूसीडी लगा सकते हैं। यदि वो अनीमिक है तो आप उसको आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड ये सब कंटिन्यू करेंगे। जब इसका सेफ्टी का रिव्यू किया गया है तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है, मगर चाहे आपने हाथ से कॉपर टी डाला चाहे आपने इंस्ट्रूमेंट से डाला, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो अपने आप एक्सपल्शन हो जाता है उसके रेट्स बहुत डिफरेंट हैं और पीपीआईयूसीडी के लिए कॉपर टी 380A बेहतर है लिपिस लूप से और प्रोजेस्टा सर्ट फॉर पीपीआईयूसीडी। तो इस कोक्रेन डाटाबेस रिव्यू का जो कंक्लूजन है कि पोस्टपार्टम इंसर्शन इज सेफ, इफेक्टिव। इसका फायदा क्या है कि इस समय पेशेंट का मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है और आपको पता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है और पेशेंट अवेलेबल है, तुरंत डल जाता है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत कम है। बाद में डालने से अभी डालने पे कॉपर टी के बाहर आ जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
और बहुत सारी कंट्रीज में, चाइना, मेक्सिको, इजिप्ट वगैरह में उन्होंने ये करके देखा है कि हाँ ये हो सकता है। और हमें ध्यान ये रखना है कि इस पेशेंट को हमें फॉलोअप के लिए जल्दी बुलाना है, उसे समझाना भी है कि यदि उसका कॉपर बाहर आ जाता है तो वो ध्यान रखेगी, क्योंकि यदि अपने आप आ गया है तो उसे दूसरे उपाय की आवश्यकता होगी या यही बाद में दोबारा डल सकता है। रिजल्ट्स क्या है कि डिलीवरी के बाद कॉपर डालने से कोई परफोरेशन नहीं होता है। यदि हमने ऑक्सीटोसिन यूज किया है या फंडल मसाज किया है तो उससे भी कोई रिस्क नहीं होता है। और डिलीवरी के तुरंत बाद डालने पर परफोरेशन के रिस्क बहुत कम है। राइट आफ्टर बर्थ 10 मिनट प्लेसेंटा निकलने के बाद या 48 घंटे के अंदर या सिजेरियन के बीच में या डिलीवरी के 4 हफ्ते बाद, 48 घंटे से 4 हफ्ते के बीच हमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें परफोरेशन और एक्सपल्शन दोनों का रिस्क ज्यादा है। कैसे डालना है देखिए, ये उंगलियों के बीच में रखा या इंस्ट्रूमेंट में पकड़ा और इंस्ट्रूमेंट को यूट्रस के अंदर डाला। पहले काउंसलिंग करना है, ध्यान रखें इंस्ट्रूमेंट सब रेडी हो, महिला का कंसेंट हो कि हाँ ऐसा करना है, सर्विक्स को देख के क्लीन करना है और आईयूसीडी को पकड़ के यूट्रस के टॉप पे इसको छोड़ना है। ये देखिए कंसेंट हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट ट्रे रेडी हो गई, उसे सब समझाया गया। अब यूट्रस को क्लीन किया और ये कॉपर पकड़ के यूट्रस के अंदर जा रहा है। ये बिल्कुल ऊपर तक जाएगा, जहां दीवार फील होगी वहां उसे छोड़ देना है। धीरे से अपने इंस्ट्रूमेंट को किनारे करना है, क्योंकि वहीं के वहीं आप खींचेंगे तो वो टी वापस आ जाएगा। उसको इंस्ट्रूमेंट को घुमाइए और धीरे से बाहर ले आइए। धागा अंदर रह जाएगा जैसे आप देख रहे हैं, मगर जब यूट्रस छोटा होगा डिलीवरी के बाद तो वो अपने आप छोटा हो जाएगा। 3 से 37% तक का लोगों ने देखा है एक्सपल्शन, मगर एवरेज 10 to 14% है। गुड टेक्निक 4 से 5% और डिलीवरी के तुरंत बाद डालने पे एक्सपल्शन रेट्स बहुत कम है। अब यदि एक्सपल्शन रेट कम करना है तो उसे एकदम टॉप तक डालना है, इंस्ट्रूमेंट को साइड में घुमा के धीरे से निकालना है। इसके लिए केली प्लेसेंटल फोर्सेप्स यूज करनी है, डिलीवरी के तुरंत बाद डालना है। कॉपर का धागा काटना नहीं है। यदि सीजर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके धागे को हमको यूट्रस के सर्विक्स के अंदर डालना है, जरूरत नहीं है। जब यूट्रस छोटा होगा तो वो धागा अपने आप वल्वा सर्विक्स से बाहर आ जाएगा। यदि वो सर्विक्स के बाहर दिखता है, पेशेंट को प्रॉब्लम है, आप उसे काट सकते हैं। अब इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल नहीं होता। तभी होगा जब आपने गलत मरीज को डाला है, उसको पहले से बीमारी है और आपने देखा नहीं। उससे एचआईवी के चांसेस नहीं होते, इनफर्टिलिटी नहीं होती, अबॉर्शन नहीं होता, बर्थ डिफेक्ट नहीं होते, कैंसर नहीं होता, कॉपर चढ़ के दिमाग तक या हार्ट तक नहीं जाता है, सेक्स में कोई तकलीफ नहीं होती है और ट्यूबल प्रेगनेंसी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो अंत में क्या कहेंगे हम कि ये बहुत सेफ है, कन्वीनियंट है और लॉन्ग टर्म मेथड है। हमें इस पर फिर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेथड है तो बार बार मरीज को प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। यदि ये निकल भी जाता है तो दोबारा इंसर्शन पॉसिबल है। सो दैट इज इट। ये हमारा 3rd लेक्चर भी खत्म हुआ। डॉक्टर भारवी आप अनम्यूट कर लें और अब हम थोड़े क्वेश्चंस कर लें। जी मैम। ठीक है, तो जो आपने मुझसे पूछा था मिसयूज के बारे में, जी वो बताऊं उसके पहले ये लास्ट लेक्चर की उपयोगिता पे आप कुछ कहें।
जरूर मैम, ये भी बहुत अच्छा रहा। इसमें भी एक क्वेश्चन था मैम, बहुत सारी भ्रांतियां आपने बताई, एक भ्रांति और रहती है कि इससे मोटापा आ जाता है कॉपर टी यूज करने के बाद या पिल्स यूज करने के बाद, तो मैक्सिमम लेडीज इस वजह से इसको अवॉइड करती हैं, तो क्या ये सही है मैम? ये गलत है, टोटली 100% गलत है। कॉपर टी का तो मोटापे से कोई संबंध ही नहीं है। ये अलग बात है कि जैसे किसी औरत का बच्चा 30 साल की उम्र में दूसरा बच्चा हुआ, फिर उसने कॉपर टी डलवाया, अब वो कॉपर टी 10 साल तक है। तो जिसने कॉपर टी नहीं डलवाया है, 30 साल की औरत 40 साल के होते तक तो ऐसे ही 20 किलो वजन गेन कर लेती है, उसका कॉपर टी से क्या संबंध है? मगर आप उसको बहाना ठोक देते हो कि इसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ। क्या है, जब हमारा आहार का पैटर्न चेंज नहीं होगा, डाइट एक्सरसाइज चेंज नहीं होगी, और हमारा मेटाबॉलिज्म 30 साल की उम्र के बाद स्लो होने लगता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे मोटे होते जाएंगे। अब चूंकि कॉपर टी डला है तो हम उसे कॉपर टी पे लटका देंगे, मगर कॉपर टी से उसका कोई संबंध नहीं है। उसी तरह पुराने जमाने की सन 70 में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आई थी, उसमें हार्मोन की डोज बहुत ज्यादा थी, वो हार्मोन्स भी इतने परिष्कृत नहीं थे, उससे शरीर में पानी रुकता था तो वजन बढ़ता था। मगर अभी जो पिल्स आ रही हैं उसमें ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जी, थैंक यू सो मच मैम। मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर चाहूंगी। देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कि लोग जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है उसको मिसयूज करते हैं, जो अबॉर्शन पिल है उसको मिसयूज करते हैं, तो ये समझ में आना चाहिए कि यदि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन को आप रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज करेंगे, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की जो गोली है वो प्रोजेस्ट्रॉन की गोली है, और प्रोजेस्ट्रॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, वो आपको प्रेग्नेंट कर देगा। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन महीने में एक बार यूज किया वहां तक ठीक है, उससे ज्यादा यूज करेंगे तो वो आपकी प्रेगनेंसी को मदद करेगा, और चूंकि उसकी वजह से आपकी ट्यूब्स वगैरह का मूवमेंट चेंज हो जाता है, तो ट्यूब में प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दूसरी बात, जो अबॉर्शन पिल है, तो मैं ये सोचती हूँ कि हम भारत में रहते हैं जहां पर हम जान को बहुत कीमती समझते हैं, और अबॉर्शन क्या है, आप अपनी संतान की हत्या कर रहे हो, एकदम सहज शब्दों में यही बात है। तो हमें हत्या को जीवन का तरीका नहीं बनाना चाहिए। कभी बहुत मजबूरी हुई, इमरजेंसी हुई, बात अलग है कि भाई अभी हो गया और कोई भी सूरत नहीं है कि हमें से दुनिया में ला सके, तो आपने अबॉर्शन कराया, एक बार वहां तक समझ में आता है, मगर दोबारा अबॉर्शन कराने की नौबत क्यों आएगी? तो अबॉर्शन को
तो जो अपनी बात हो रही थी कि यदि आपको मेडिकल अबॉर्शन भी करना है तो ये भी अबॉर्शन का मेथड है। डॉक्टर के पास जाइए, सलाह लीजिए, पहले सोनोग्राफी करके कंफर्म करिए कि प्रेगनेंसी ट्यूब में नहीं है, फिर डॉक्टर जैसे बताता है वैसे उस मेथड का उपयोग करिए। और उसके बाद ब्लीडिंग होने के बाद यदि एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, और नहीं तो भी आपको 1 हफ्ते बाद जाना ही है कंफर्म करने के लिए कि प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। क्योंकि यदि ये 2 सोनोग्राफी नहीं होती हैं तो आपकी लाइफ को अभी तो रिस्क है, जब आप दोबारा प्रेग्नेंट होते हैं उसमें भी रिस्क है। कोई पोर्शन बच गया, वहां आपका यूट्रस चिपक गया, आगे चल के वहां पे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही। प्रेगनेंसी से जो कैंसर होता है, कोरियोकार्सिनोमा या हाइड्रोपिक डिजेनरेशन, ये सब आपकी लाइफ को कल डेंजर क्रिएट करते हैं। तो पहली चीज जो हमने फर्स्ट लेक्चर लिया, कॉन्ट्रासेप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कभी भी सेक्सुअल एक्टिविटी अचानक नहीं होती है, कम से कम आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो टेक सम प्रोटेक्शन। यदि नहीं हो पाया तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लीजिए, जिसका बेस्ट रिजल्ट 3 आवर्स के अंदर है। 3 आवर्स के अंदर यदि आप पिल ले लेते हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट ना हो। मगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन महीने में केवल 1 बार, और मेडिकल अबॉर्शन अंडर फुल सुपरविजन, तभी आप सेफ रह पाएंगे। और आप यही काउंसलिंग अपने पेशेंट्स को दें जो बार बार आते हैं। मतलब आपको मैं बता रही हूँ, मेरे पास एक जन 16 बार इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव खा के आई थी, और वो आई तब जब उसकी ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई और एक भी जिंदा बच्चा नहीं था, हमें ऑपरेशन करना पड़ा। तो अपनी जिंदगी से क्यों रिस्क लेना है? डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करिए। यदि आप मैरिड हैं या किसी रेगुलर रिलेशनशिप में हैं तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत है, आप रेगुलर यूज करिए। ऐसा नहीं कि आज कांटेक्ट हुआ तो आज ले लिया, कल हुआ तो कल ले लिया। उस तरह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का भी डर है, और आपके ट्यूबल प्रेगनेंसी का, पीआईडी का, और फ्यूचर इनफर्टिलिटी का, ये सारी चीजें आप रिस्क ले रहे हैं। इसलिए प्रॉपर सलाह से सब कुछ होना चाहिए, और संसार में वही बच्चा आना चाहिए, वही कंसीव होना चाहिए जिसको आप संसार में लाना चाहें। इसलिए कॉन्ट्रासेप्शन को 100% फॉलो करिए, जिससे कि आप भी सेफ रहें और हमारा देश आगे बहुत अच्छी प्रगति कर सके। बहुत ही अच्छा आंसर था मैम। और मैं सच में ये चीज मन में कई बार आती है और हम बहुत डीपली इस पर डिस्कस नहीं कर पाते। आज ये चीजें आपके माध्यम से बच्चे जान करके, बीइंग अ नर्स, बीइंग अ वुमन, भी उनको ये अच्छी जानकारी मिली, और डेफिनेटली वो अदर लोगों तक, पेशेंट्स को अपने बहुत अच्छे से इस चीजों को क्लियरली समझा पाएंगे। शायद डिम्पल विनायक का एक क्वेश्चन है मैम, और लून मैम का भी, क्या ले सकते हैं हम? ये जो लिखा हुआ है, यदि किसी वुमेन को प्रीवियस यूट्राइन फाइब्रॉइड था, ट्विंस बेबी कंसीव करना सेफ है? देखिए, यदि पहले था तो था, यदि उसका ऑपरेशन हो गया है, यदि वो निकल गए हैं, या किसी दवाई से उनका ट्रीटमेंट हो चुका है और वो ट्विंस कंसीव कर ही गए हैं, तो हो सकता है प्री टर्म डिलीवरी हो। मगर कंसीव कर गए हैं तो कर गए, वी नीड टू कैरी दैट प्रेगनेंसी। और एक सवाल डॉक्टर लून का है कि कॉपर टी से पेल्विक इन्फ्लेमेशन होता है। ये यहीं पर गलती है, कॉपर टी से पेल्विक इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। कॉपर टी को पहले आपको इन्फेक्शंस को रूल आउट करना है। आप एक पैप स्मीयर लीजिए, सर्विक्स यदि हेल्दी है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, आप कॉपर टी डालिए, पेशेंट को कुछ भी नहीं होगा। असेप्टिक प्रिकॉशंस के साथ ओटी में कॉपर टी डलना चाहिए, सब स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। यदि आप खुद इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे तो कोई क्या करेगा? बहुत सारी जो थी माइंड पे क्वेश्चंस थे वो काफी क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स के अगर कोई क्वेश्चन है वो लोग भी आप नहीं, वो मैंने देख लिया, उसमें नो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओहो तो मेरे ख्याल से अपन ने काफी कर लिया। बहुत अच्छा और मैम, बहुत। किसी और टॉपिक पे कभी आप लोग को कुछ करना हो तो अपन कर सकते हैं।
श्योर मैम, ठीक है। डेफिनेटली चाहेंगे कि हम और लोग जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रासेप्शन फोर्टनाइट है, 11 जुलाई से 24 जुलाई तक। तो अच्छा, उसके बीच में जो हमारी फॉक्सी, जो हमारी संस्था है, उसकी फैमिली वेलफेयर कमिटी है, उसकी ये स्लाइड्स बनाई हुई हैं कि आपको इसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है। So okay. that is what I have managed to do, and I thank you, all of you. Thank you so much मैम, thank you so much. I need to save Thank you. the screen. आप लोग सब अपना फोटो ऑन कर सकते हैं क्या एक बार वीडियो, क्योंकि मैं एक स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ, श्योर मैम। एक स्क्रीनशॉट लेके मैम रखना अपना चाहती हूँ। अपना पिक लीजिए, लेके आइए। नून मैम, कैसे आता है स्क्रीनशॉट? Windows, please. बबीता, पूजा तंबोली, आप लोग अपनी पिक लेके आपकी पिक्चर्स आनी चाहिए। शोभना, बबीता, नून मैडम, आकांक्षा लिखर, आकांक्षा, पूजा तंबोली, शोभना, ले लिया मैंने प्रिंट। थैंक यू। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो अभी अपने पास टाइम है, किसी भी तरह के सवाल मैम बताइए। मेरे साइड से एक क्वेश्चन था कि यदि किसी को यूट्राइन फिब्राइड्स है, तो मैम आपने आंसर दिया, लेकिन मैम यदि वो ट्विंस पे भी कंसीव कर लिए हैं, तो मैम वापिस से फिब्राइड्स होने के चांसेस हैं कि नहीं है? मतलब यह बेबी को ग्रो होने के लिए स्पेस प्रॉपर मिल पाएगा कि नहीं? बेटा, ये फाइब्रॉइड्स जानना था। जो हैं उनका ट्विन से कोई संबंध नहीं है। ओके, जिसके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की टेंडेंसी होती है, उसको टेंडेंसी होती है, उसको ट्विंस हो या सिंगल प्रेगनेंसी हो या कोई प्रेगनेंसी ना हो, तो भी उसको फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि उसने ट्विन कंसीव कर लिया तो उसको दोबारा फाइब्रॉइड हो जाएंगे। जी मैम, ठीक है, ओके मैम, ठीक, थैंक यू मैम। और समवन एल्स? मैम और अभी फैमिली में यानी कॉपर्टी उन्होंने यूज किया 4 ईयर हो रहे हैं, तो मतलब अभी रिसेंट में उन्होंने यूएसजी करवाई, तो उसमें बल्कि यूट्रस करके इम्प्रेशन आया है मैम। और आपको एक बात बताऊं, जिसने भी ये बल्कि यूट्रस लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है। जी मेजरमेंट चाहिए होता है हमको, यूट्रस का मेजरमेंट क्या है, यू नो, लंबाई जी कितनी है, मैम, चौड़ाई कितनी है, यस मैम, ऊंचाई कितनी है, मैम उसका एंडोमेट्रियम यस कैसा है, और क्या उसकी यस वॉल में कोई खराबी है। यदि कोई खराबी नहीं है तो माथा बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि कॉपर्टी जिनने नहीं यस लगाया मैम, है उनको भी वही रिपोर्ट आती है। यस बल्कि मैम, यूट्रस नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसके मायोमेट्रियम में कोई प्रॉब्लम है क्या ये देखना जरूरी है। उसके अंदर एडिनोमाइसिस है क्या, ग्लोबुलर यूट्रस है क्या, ब्लीडिंग प्रॉब्लम है क्या, कोई वैस्कुलर डिफॉर्मिटी है क्या। यदि ये सब कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं सोचना है। ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? सो आई थिंक आपने 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 इतने अच्छे से सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया मैम कि कहीं पे क्वेश्चन की जगह रही ही नहीं। बहुत छोटी चीजों को भी आपने खुद से इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि अब वो जो क्वेश्चन रहा भी होगा सबका आंसर मिल चुका है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया। और मैं चाहूंगी कि जब तक पीजी कॉलेज ऑफ नर्सिंग है तब तक के डॉक्टर आशा जैन मैम हमारे साथ बने रहें और अपना मार्गदर्शन देते रहें। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। End the meeting. Thank you, ma'am. Thank you. How do I leave?